वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ मयूर विहार नई दिल्ली के इलाके में और मेरे साथ हैं यहाँ की बहुत ही यशस्वी गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर आशीष सहाय। आप सब जानते हैं, पुराने वीडियोस में भी आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने महिला जगत को बहुत ही अपना विशाल हृदय रखते हुए, ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये रहता है कि हमें फ़ीस मिले तब हम कुछ बताएं, लेकिन इन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। इनका एक ही मोटिव है कि लोगों को सारवार मिले, वो बीमार ना पड़ें, ख़ास तौर से महिलाएं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे घर का बोझा होता है। तो आज हमारी बातचीत जो हो रही है वो रोगों पर नहीं हो रही है। आज हमारी बातचीत हो रही है कि उनकी जो एक सक्सेसफुल जर्नी है लाइफ की, वो कहाँ से शुरू हुई और आज वो इतने नामी गिरामी शहर की एक शख्सियत हैं, तो यहाँ तक वो कैसे पहुँची। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए। और आपका चैनल वैसे भी बहुत काफ़ी लोकप्रिय है महिलाओं में, शहर की भी है, गांव की भी। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें और उनके लिए कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो महिलाओं के लिए देते रहें। डॉक्टर साहब, आज मैं यही जानना चाहती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं, आजकल एक नया शब्द आ गया है, डिप्रेशन। तो बहुत सी यंग लड़कियां जो हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं और बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो सुसाइड करते हैं। तो आप इतनी ऊंचाई तक आई, तो थोड़ा सा आपका बचपन, आपके माता पिता, आपका अगर कोई स्ट्रगल रहा हो तो वो, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। नहीं, तो मेडिकल में आना तो मेरी अपनी चॉइस थी। मैंने बचपन से मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं, क्योंकि हमारे घर में मेरी बुआ थी और जब से मैं बचपन से मैंने उन्हें देखा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उस दिल्ली गवर्नमेंट में ही जॉब करके रिटायर हुई हैं जी। तो उनको देखा देखी घर में अगर कोई आपका इस तरह से परिवार में कोई सक्सेसफुल व्यक्ति रहता है तो आपको भी उससे ही जी उत्साहन मिलता है। तो देख के तो शुरू से ही मेरा था। और मेरा थोड़ा चांस भी अच्छा रहा कि फर्स्ट टाइम में ही मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। जी। तो मैंने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से ही अपना एमबीबीएस और उसके बाद फिर एमडी गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में करी जी। और काफ़ी अच्छा समय, अपने अच्छे मन की चॉइस का सब्जेक्ट जिसमें मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी खुश हूँ अपनी चॉइस से। अपने जीवन में जो मैंने काम करना था उससे बुआ जी रही मोटिवेटर। हाँ, बुआ जी रही और माता पिता ने भी पूरा उसका साथ दिया, क्योंकि हमारा जहाँ पे मेरे फादर इंजीनियर थे और मदर हाउसवाइफ, तो हमारा स्कूल जो था बहुत दूर था, कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे वहाँ से। और मेरे फादर को सबने बोला कि भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं पास वाले स्कूल में, वहीं पे पढ़ा दीजिए जहाँ की बस आती है जी। बट मेरे फादर का ये था कि नहीं, अगर इसकी इच्छा है तो हमारी तरफ से जो भी कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए बच्चे की शिक्षा में। तो काफ़ी, मैं 5 बजे सुबह स्कूल जाती थी, सेंट्रल स्कूल से मैंने किया अपना। किस शहर में? कोटा में, हम राजस्थान में थे। ओके। और उसके बाद तो कम से कम 1-1.5-2 घंटे पहले स्कूल के टाइम से निकलते थे। 5 बजे घर से निकलते थे और फिर स्कूल तक पहुँचते 7 बजे पहुँचते थे, क्योंकि 15-20 किलोमीटर घर से स्कूल था। कभी रिक्शे से जाते थे, कभी कभी फादर भी मेरे साथ में साइकिल से भी जाते थे कि आधे रास्ते तक छोड़ के फिर वो वापस चले जाते थे। तो उनका भी बहुत योगदान रहा माता पिता का कि आपकी जो इच्छा रहे उसको आप पूरा करें, उस एजुकेशन को। और कितने आप भाई बहन थे? हाँ, उन सब के साथ क्या किया पिताजी ने? सिर्फ आपको ही लाड प्यार दिया या उन सब की भी परवाह की? नहीं, मेरे 2 छोटे ब्रदर थे। एक ब्रदर डॉक्टर है, वो भी न्यूरो फिजिशियन है, यूएसए में सेटल्ड है। और दूसरा छोटा ब्रदर वो भी इंजीनियर था, टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया है उसने जी। और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ देयर नो मोर विथ अस, बट ऑल 3 ऑफ अस, सबका ही बराबर से एजुकेशन का
रहा और एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी हमारी फैमिली ने उसमें जी, यानी परिवार के अंदर पढ़ाई लिखाई का वातावरण पहले से ही था। दादाजी जो थे आपके, हाँ। क्योंकि उन्होंने बुआ को पढ़ाया, तो यानी किसी ने परवाह नहीं की कि क्या खर्चा होगा और क्या होगा, पढ़ाई ही करना है ना? हाँ जी। तो ये कोटा में आप इंटर में थी? हाँ, कोटा मैंने 11th तक किया। उस समय हाई सेकेंडरी होता था। अच्छा। सेंट्रल स्कूल में साइंस सब्जेक्ट से हाई सेकेंडरी 11th क्लास करते हैं। फिर फर्स्ट ईयर इंटर, जिसको अभी यूपी में बोला जाता है, और वहाँ पे उस समय 3 साल का बीएससी होता था। तो फर्स्ट ईयर करके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के फिर एजुकेशन मेडिकल में हुआ मेरा। तो ये जो डॉक्टर बनना था, ये कुछ चैलेंजिंग कैरियर नहीं था उस वक्त जिस समय आपने किया, आज से 50 इयर्स पहले या 40 इयर्स पहले? नहीं, चैलेंजिंग कैरियर तो हमेशा ही रहता है, चाहे आज हो चाहे पहले हो, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है। 7-8 साल अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहें, वैसे भी अगर खाली एमबीबीएस करना चाहें तब भी 5 साल जी। तो, और उसके साथ आपकी ड्यूटीज़, आपका एक लाइफ टाइम उसके साथ इन्वॉल्वमेंट पेशेंट के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो काफ़ी कुछ उसमें आपको अपनी लाइफ का बहुत प्राइम टाइम डिवोट करना पड़ता है स्टडीज़ में। जैसे कहते हैं कि पढ़ाई एक्सपेंसिव है और किताबें उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको घर से किताबें मिलती थी या आप भी लाइब्रेरी का सहारा लेती थी? नहीं, घर से भी जो ले सकते थे वो घर से भी ली जाती थी, बाकी लाइब्रेरी का सहारा लेते थे। और मेडिकल प्रोफेशन में मुझे लगता है या हर प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये बहुत अच्छा होता है कि सीनियर्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो जो आपके अगर सीनियर हैं उनका क्लियर हो गया प्रोफेशनल, तो वो अपने जूनियर्स को बुक्स दे सकते हैं या अच्छा। नोट्स ले सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी एज इट इज़, लाइब्रेरी तो हर मेडिकल कॉलेज की बहुत अच्छी होती है, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी वो कोई टेंशन पॉइंट नहीं है कि हम बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं? हाँ, वो कोई टेंशन पॉइंट नहीं है। और आजकल के ज़माने में बिल्कुल ही नहीं, सब इंटरनेट पे ज़्यादातर हो जाता है। अवेलेबल प्रोफेसर्स जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो काफ़ी कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं आपको। क्या रेशियो था उस वक्त? लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे? हमारा तो 100 के ऊपर का बैच था, उसमें हम लोग 33 से 34 लड़कियां थे, बाकी सब बॉयज़ थे। अच्छा, 30%? हाँ, इन ए वे 30% बॉय। तो डॉक्टर साहब फिर 30% की केयर 60% करते होंगे? नहीं, वो तो पढ़ाई में भी इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है कि केयर करना नहीं करना तो नहीं होता है, बट फिर भी आप लोग जो बात करते थे वो बातें सिर्फ शरीर विज्ञान की होती थी या कुछ रोमांटिक फ्रेंडशिप की दूसरी भी होती थी? नहीं, रोमांटिक फ्रेंडशिप भी होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स का वहीं मेडिकल कॉलेज में ही सेटलमेंट हो जाता है मैरिजेस हो जाती है। आपका कैसे हुआ, आप बताइए। नहीं, तो मेरे हस्बैंड थे, वो भी मेरे बैचमेट ही थे, एंड ही वाज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। सो हम साथ ही एक क्लास में ही पढ़े, फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेम कॉलेज से साथ में किया। तो नहीं, उन्होंने आपको प्रपोज किया या आपने उन्हें प्रपोज किया या इट वाज म्यूचुअल? असली बात बताओ। आई थिंक इट वाज तो म्यूचुअली था। आई थिंक म्यूचुअल था। यस, बोथ वे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो मनपसंद लड़के से शादी करने पर क्या सुख मिला आपको? उन्होंने आपके कैरियर में कहाँ कहाँ सपोर्ट किया, या बाद में कुछ उनका एटीट्यूड बदला? बाद में लोगों को लगता है कि भाई हाउस वाइफ होती तो अच्छा रहता, ऐसा भी लोगों को ख्याल आता। और कई लोगों को आता है कि मेडिकल की फील्ड की हमारी वाइफ है तो वो हमारे जो इंगेजमेंट से उनको समझेंगी कि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो हाँ। क्या रहा आपके साथ? जी नहीं, ज़्यादातर ये रहता है कि जब आप का लव मैरिज होती है या आपके साथ के हैं पढ़ने वाले या मेडिकल प्रोफेशन में आपस में डॉक्टर्स में मैरिजेस होती हैं, तो सबको जो आपके प्रोफेशन के चैलेंजेस हैं वो पता होते हैं कि भी अगर गायनी में करा है तो उसको नाइट ड्यूटी भी होगी और लंबे लंबे आवर्स के होंगे, और बच्चों के साथ भी ये रहता है, बच्चों का डॉक्टर भी है, तो अगर किसी का बच्चा बीमार है तो आपका उसमें मेंटल और फिज़िकल सब इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरा। तो स्ट्रेस कंडीशंस हैं, एंड आई डोंट थिंक ये सब, जब पहले आप एक डॉक्टर से शादी करते हैं तो ये पता रहता ही है कि भी करियर उनका काफ़ी टाइम, जो आपके 24 घंटे में से 20 घंटे तो उनके कैरियर में ही लगेंगे या पेशेंट्स में ही लगेंगे।
फिर उसके बाद फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलना पड़ता है। और फिर घर गृहस्थी है ही। हाँ, घर गृहस्थी तो मेरे ख्याल से हर फीमेल के लिए जो भी जॉब करती है उसके लिए ये बहुत डबल प्रेशर होता है। चाहे आप लोग तो प्रीमियम क्लास की हैं, आप पे भी रहा प्रेशर? प्रेशर सब जगह होता है, क्योंकि आपको फैमिली में जब मैरिड हो जाते हैं, बच्चे हैं, तो आपको चाहे कितना भी आप अच्छे सर्वेंट्स रखें। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि जो मेरे हस्बैंड की फैमिली थी दे वर वेरी सपोर्टिव। जी। तो मेरे मदर इन लॉ और सब बच्चों को देखना और सब कुछ दे वर अ लॉट ऑफ हेल्प। बट स्टिल आपको ये लगता है कि भी अपने बच्चों के लिए आप टाइम डिवोट करें, तो आपका प्रोफेशनल कई बार और बच्चों के बीच का या फैमिली टाइम्स में बहुत तकरार हो जाती है कई बार। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो ससुराल वाले थे आपके, जैसे अभी हाल में ही एक खबर आई है कि एक आईएएस लड़की को ससुराल वालों ने पीटा एंड शी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि मैं आईएएस हूँ और ये भी हो सकता है। तो आपके ज़माने में आप कह रही हैं कि घर वालों ने बहुत साथ दिया। हाँ, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। जहाँ जिन फैमिलीज़ में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, वो समझते हैं कि भाई खाली ये कोई बहू नहीं है, ये एक हम अच्छी पढ़ी लिखी लड़की को लेके आए हैं, तो उसके अब अपना करियर के बारे में कुछ उसकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, कुछ उसके विशेज़ हैं, तो वो हर फैमिली का ये डिफरेंस होता है, आप कोई जनरलाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप बाहर भी रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। 1984 में हमको गवर्नमेंट ऑफ लीबिया से जॉब मिला था, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। तो हम ट्रिपोली जो उनका सेंटर है, जो कैपिटल था जी, उसी के आसपास वहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, और हम 9 इयर्स वहाँ रहे तकरीबन। और बहुत अच्छा टाइम बीता गवर्नमेंट का वहाँ पे। बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे एक मदर एंड चाइल्ड तरह के क्लिनिक्स रहते थे। तो हमको दोनों को ही एट अ टाइम एक ही हॉस्पिटल में मिल जाता था। डॉक्टर साहब, ये वहाँ के लोगों का कैसा एटीट्यूड था आपके साथ? और उस समय शायद कम्युनिकेशन उतना नहीं था, तो दिल्ली आप कैसे बात करती थी? नहीं, उस समय देखिए उन लोगों का तो ये था कि एटीट्यूड बहुत अच्छा था इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा। लीबिया का दे हैव बीन वन फ्रेंड्स, तो इंडिया से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था उस समय, 84 की जो बात है। और बहुत रेस्पेक्ट होती थी इंडियन डॉक्टर्स की। इंडियन डॉक्टर्स वैसे भी कहीं पे भी वर्ल्ड में जाएं तो उनकी जो नॉलेज है या उनकी डिलीजेंसी है जो वर्क करने की, उसको बहुत सब अप्रिशिएट करते हैं। तो वहाँ पे भी ये था कि भी सिंपल होते हैं, अपना आते हैं, काम करा, अपना अच्छे से देखा पेशेंट्स हो, खुश मिजाज होके, और अपना काम से काम किया, कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इधर उधर की कहा सुनी नहीं। तो बहुत अच्छा टाइम हमारा 8 साल वहाँ पे निकला। तो कम्युनिकेट कैसे करती थी इंडिया नहीं, में? वहाँ पर जो अरबिक बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके वहाँ सीख लेते हैं भाषा, जो क्योंकि वहाँ के उनके जो स्टाफ होता है, नर्सेज होती हैं, उन्हीं के अरबिक में बोलती हैं। थोड़ा थोड़ा कोई लोग इंग्लिश भी समझ लेते थे। तो आप धीरे 7-8 साल रहते हो तो पेशेंट से बात करके समझ लेते हैं उनकी लैंग्वेज। सबसे अच्छा वर्ड आपका अरेबिक का क्या लगता है, अगर आज याद करें आप, जो सबसे ज़्यादा आपने सीखने की कोशिश करी? नहीं, जब ज़्यादातर उनकी लैंग्वेज में देखिए वहाँ पे 2 बातें बहुत वो लोग कहते थे, तो इंशाल्लाह कि भाई अगर ऊपर वाला चाहेगा तब फिर आगे काम होगा। हम कहते थे हाँ कल आ जाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ठीक है, कहते हर चीज़ को कहते हैं इंशाल्लाह कि भाई हाँ ठीक है, ऊपर वाला चाहेगा तो होगा। और दूसरी बात तो हर चीज़ को कहते हैं मालिश, मतलब अगर आपसे कोई गलती भी हो गई या कुछ हो गया, मालिश मतलब छोड़ दीजिए, अच्छा जाने दीजिए। मालिक? हाँ, मालिश। मालिश। अच्छा। तो उसका ये कि छोड़ दो, जाने दो भाई, कोई ज़्यादा चीज़ को आप बढ़ाओ मत, ज़्यादा चीज़ को अपने मन में मत रखो। ठीक है, जो बात हुई आपने आराम से प्यार से निपटा ली, चलो आगे। यानी ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे? हाँ, एब्सोल्युटली मुस्लिम कंट्री है पूरा। और बाद में उनको लगता था कि भाई हमने आज बहुत अच्छा मीट बनाया, चलो डॉक्टर साहब हमारी इतनी सेवा करते हैं, चलो इन्हें खिलाया? नहीं, बहुत, क्योंकि वहाँ स्टाफ हॉस्पिटल में ज़्यादा सब लीबियन था, जो हमारी नर्सेस थी और जो टेक्नीशियंस थे, और फार्मेसी में, तो ज़रूर हम अपना खाना पीना जो भी होता था शेयर करने की कोशिश करते थे। ईद है या उनके रमज़ान होते थे, जो भी उनका स्पेशल खाना बनेगा वो लेके आएंगे, कि आप लीजिए, टेस्ट करिए, ये हमारे यहाँ का है, इस तरह से। जी। तो फिर आप वहाँ से लौट आई 8-9 साल, जब आपका पीरियड उनका, आपका जो उनसे एग्रीमेंट था वो हो गया, फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ पे हमने सीधे ही अपना सेंटर स्टार्ट किया, मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक। 2 सेंटर्स हैं मेरे, एक में तो छोटा सा नर्सिंग होम था और एक सिंपल ओपीडी चेम्बर था। जी। तो दोनों में ही मतलब
पीडियाट्रिक बच्चों का और लेडीज़ का शुरू से हमारा रहा और वो अभी तक चल रहा है ओपीडी। जी, तो आप किसकी विशेषज्ञ हैं बेसिकली? आपका जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है वो किस में है? गायनी मैंने एमडी गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में किया है। तो गायनी मतलब ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ की बीमारियां होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, सिजेरियंस होते हैं, उसमें वो ऑब्स्टेट्रिक्स होता है। और गायनी और जो दूसरी बीमारी बच्चेदानी से संबंधित होती हैं उसके लिए होता है। जी, तो मेरा रुचि ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिक्स में ज़्यादा है, और क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खुशी आपको रहती है। पेशेंट एक तो आपके साथ अटैच हो जाता है, 9 महीने आता है बराबर, और उसकी जो आप हर एक एक दिन की जो उसकी खुशी, एक बच्चा आने की, उसकी पूरी जर्नी आप उसके साथ चलते हैं 9 महीने, और बच्चा होने के बाद जो उसकी खुशी होती है वो फैमिली से, पेशेंट से शेयर करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत खुशी की बात होती है। डॉक्टर साहब आपके पास तो कम से कम 2 पीढ़ी तो होंगी आपके पास? हाँ बिल्कुल, जब मैंने 92 में यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो जो लोग थे जिनकी डिलीवरी करी वो बच्चे अब या लड़के या लड़कियाँ, अब उनकी मैरिज हो चुकी है और वो अपने बच्चों को लेके आते हैं डिलीवरी के लिए, या उनके बच्चों को लेके मेरे हस्बैंड के पास आते थे वैक्सीनेशन वगैरह के लिए। तो एटलीस्ट हाँ, एक जनरेशन नीचे तो हम आई गए करने तो की उस समय आपको कैसा लगता है कि ये लड़की भी मेरे हाथों से दुनिया में आई? हाँ तो आपको कैसा महसूस होता है? और अब अपने बच्चे को लेके आ रही है। हाँ बिल्कुल, उससे बहुत खुशी तो होती है, और एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है कि इतने टाइम तक हमने उसको इतनी खुशी दी, या वो हमसे अटैच्ड हैं, हमारे पास दोबारा से आ रहे हैं, तो हमारे पास उनका विश्वास हमारे ऊपर अभी भी बना हुआ है। और दूसरा फीलिंग तो ये होती कि हाँ भाई, हम इतने अब एजड हो गए हैं या बूढ़े हो गए कि अब हमारी सेकेंड जनरेशन देखने लग गए हैं हम पेशेंट्स की। डॉक्टर साहब, एक मेडिकल एक्सपर्ट कब बूढ़ा होता है? क्योंकि वो तो हमेशा पढ़ता ही रहता है। हाँ, मेरे ख्याल से तो बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि आजकल की जो मेडिकल एजुकेशन है इसमें कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन CME जिसको हम बोलते हैं, वो हर डॉक्टर के लिए मैंडेटरी है थोड़ा IMA के हिसाब से भी, कि भी आप जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसमें आप सेमिनार्स में जाइए, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको आप देखिए। तो हाँ, बूढ़ा होने से मतलब है कि शरीर से आप हो जाते हैं, बट मेंटली आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहते हैं बराबर, पेशेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जी, तो आप और डॉक्टर सहाय दोनों ने मिलके बेसिकली बच्चों की सेवा करी? हाँ, बच्चों की समझ ली, लेडीज़ की भी। हमारी प्रैक्टिस में तो दोनों ही चीज़ें रही, दोनों। बच्चे और प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ दोनों ही। डॉक्टर दिनेश सहाय DMA में भी रहे, काफ़ी सोशल थे, कुछ थोड़ा उनके बारे में बताइए। सर का ये था कि अभी भी मेरे ख्याल से जो भी उनके पेशेंट्स आते हैं और जो मेरे से बात करते हैं, उनका सिर्फ सबका एक ही चीज़ का कहना है कि चेंबर में घुसते ही एक तो सर हमेशा मुस्कुराते रहते थे, तो पेशेंट को बड़ा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस रहती थी। और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई भी कितना भी सिक आपका बच्चा हो, कभी आपको डराते नहीं थे कि मैं नहीं ठीक होगा। कितना भी सिक बच्चा हो तो आपको बहुत हौसला बंधाते थे कि नहीं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बीमार है कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। जहाँ भी वो भेजते थे, शायद वो जो पॉजिटिविटी थी वो आपको पेशेंट से कनेक्टेड रखती है, पेशेंट को आपसे कनेक्टेड रखती है, वो विश्वास जो रहता है। इसके अलावा सोशल, जैसे आपने बोला, हाँ, मतलब हमारा सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं उसके मैनेजमेंट में, हमारा जो क्लब है सामने, उसके मैनेजमेंट में, चाहे मेडिकल एसोसिएशन के उसमें, हर स्टेप से अपने प्रेसिडेंट भी रहे वो ईस्ट के ना? हाँ, ईस्ट दिल्ली ब्रांच के प्रेसिडेंट भी थे, फिर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में भी ट्रेजरर थे, फिर IMA में भी एसोसिएट ट्रेजरर रहे। तो काफ़ी उनका लंबा चौड़ा सोशल सर्कल रहा। और वो ये कहते थे कि जो बच्चे हैं उनकी अकल 3 साल में पूरी हो जाती है। हाँ, डॉक्टर साहब का कहना था, कुछ स्टडी थी इस पे, जिस पे हम बात नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि 3 साल के बच्चे में पूरी जो है। हाँ, डॉक्टर साहब का कहना था कि शुरू का ही जो आप बच्चे को खिलाते हो, पढ़ाते हो, जो उसको संस्कार देते हो, जिस तरह से आप उसको शुरू में बिल्कुल ब्रिंग अप करते हो, वही आगे उसकी लाइफ में पूरा हो जाता है। क्योंकि इसका फिज़िकल मेंटल डेवलपमेंट जो है, अगर आप ब्रेन का देखें
तो उसका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो 3 साल तक हो जाता है। उसके बाद तो जब एनवायरनमेंट से जो आप स्कूल में भेज रहे हो, जो आप घर में पढ़ा रहे हो, उससे साथ उसका एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होगा। जी। बट जो स्ट्रक्चर है वो हाँ शुरू में ही बन जाता है बच्चे का, और उस समय आपको बच्चे को खुराक और अच्छे विटामिन्स और वो सब देना बहुत ज़रूरी होता है। आप तो महिलाओं से प्रेगनेंसी के शुरू से ही जुड़ जाती हैं। हाँ। तो आप फैमिलीज़ को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उनके हस्बैंड को, सास ससुर को, लड़की को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो भावनात्मक उसका चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है, तो ऐसे में घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और लड़की की खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ शब्दों में आप बताइए। देखिए, प्रेगनेंसी होना है मेरे ख्याल से, मैं तो सबको, सब भी जो भी मेरे पास आते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं, कि उनको कि ये बहुत ही एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ में, कि मदर बनना एक लेडी के लिए कि बहुत ही खुशी की बात होती है, और ये एक म्यूचुअल कंसेंट से आज के लाइफ में होना चाहिए। जब दोनों जने पति पत्नी इस चीज़ के लिए तैयार हों कि भाई हमें बच्चा करना है, तब आप करें, जिससे कि आप खुशी से मतलब अपने आगे उसका फिज़िकल और मेंटल और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, बच्चे का एजुकेशन, सब कुछ चीज़ें। और हेल्थ वाइज ये है कि भाई डेफिनेटली हेल्थ वाइज तो सब बताते ही हैं कि आपको अपना सब ध्यान रखना है, कि आयरन खाना है, कि कैल्शियम खाना है, कि अच्छी डाइट लेनी है, पूरा सोना है, बॉडी को रेस्ट देना है, और सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब वर्किंग लेडीज़ हैं, और वर्किंग लेडीज़ में आपको फिर वहीं से प्रेगनेंसी से ही आपको अपना जॉब और अपना हेल्थ और फिर आगे आने वाले बच्चे के लिए टाइम निकालना, सब जगल करना पड़ेगा। तो उसमें एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं तो बच्चे पे असर पड़ता है ना। फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है तो मदर के ऊपर, मदर की हेल्थ पे बहुत स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि उसको अपना जॉब भी करना है, अगर वो जॉब में है, और अगर एनवायरनमेंट आपका घर का अच्छा नहीं है, खुशनुमा नहीं है, तो मदर की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हर समय वो परेशान रहेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी शुगर हो जाएगी, दुनिया की चीज़ें हो सकती हैं उसको प्रेगनेंसी में। यानी इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो कुछ नई बीमारियों की शिकार हो सकती है वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेस तो हर चीज़ में आजकल, बीपी शुगर उसका बढ़ जाएगा। हाँ, बीपी शुगर हो जाता है, थायराइड के कई बार स्ट्रेस के मारे थायराइड हार्मोन की भी कमी हो जाती है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कई लड़कियां कहती हैं मैं मोटी हो गई। नहीं, वो देखिए अलग बात है कि बहुत फैट खाना और उसके बाद अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो उसके बाद तो जो आपका वेट गेन प्रेगनेंसी में होता है उसको फिर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो एक अलग स्टोरी इशू है। हाँ, इशू है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि आपके हिसाब से जो महिलाएं हैं वो अपनी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देती, तो आपके हिसाब से एक साल में उन्हें कितनी बार फुल चेकअप कराना चाहिए, और फुल चेकअप माने क्या? एक बार ज़रूर, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप एनुअल वो देखेंगे तो जो अच्छे कोऑपरेट ऑफिसेज हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या जहाँ पे भी सब जगह जो वर्किंग फोर्स है उनको कहा जाता है कि भाई साल में एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप कराइए। उसके उनके वो भी मिलते हैं आपको, हेल्थ चेकअप कई बार ऑफिसेज में हो जाते हैं, कई बार आपको कहा जाता है फ़लानी जगह आप चले जाइए, वहाँ पर आपका हो जाएगा सब चेकअप फ्री में, इंश्योरेंस के थ्रू हो जाएगा। तो एक बार तो अपना एक बॉडी का चेकअप पूरा होना ही चाहिए कि आपका कोई शुगर तो नहीं है, कोई थायराइड तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है। एक बार होना चाहिए कम से कम साल में एक बार। जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप महिलाओं को? देखिए, महिलाओं को ये है कि जितना टाइम आप अपने जॉब को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देती हैं, उतना शायद उसका कुछ 1/4 टाइम, या कभी कभी तो हम कहते हैं कि भाई 1/3 हिस्सा भी आप अपने ऊपर दे दीजिए थोड़ा सा। पूरे दिन में आप कम से कम अपने ऊपर एक आधा घंटा निकाल लीजिए अपने शांति से बैठने के लिए, अपना म्यूज़िक सुनने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, अपनी बुक पढ़ने के लिए, 5 मिनट चाय का कप लेके बैठने के लिए, वो अपने आप के साथ, जिसको शायद इंग्लिश में मी टाइम कहा जाता है, और हिंदी में तो शायद इसके लिए कोई वर्ड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि भाई औरत को अपने लिए कुछ टाइम चाहिए। बट डेफिनेटली अगर आप अच्छी मेंटल हेल्थ में, अच्छी फिज़िकल हेल्थ में रहना चाहती हैं तो अपने ऊपर भी बहुत टाइम देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये महिलाएं हैं, आज किसी ज़माने में लड़की पैदा होती थी तो बड़ा उसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करते थे, आज सिचुएशन कितनी बदल गई? आज मिठाई बांटी जाती है क्या?
डिपेंड करता है, फिर वही सारा मामला घूम फिर के एक सिर्फ एजुकेशन के ऊपर आता है। जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनको ये लगता है कोई भी बच्चा हो, हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हम उसको अच्छे से एजुकेट करें, चाहे वो आज के ज़माने लड़की होगी चाहे लड़का होगा, वो हमारा नाम रोशन करने वाला है। लेकिन अभी भी आज भी एक जहाँ एजुकेशन की कमी है, जिन फैमिलीज़ में या गाँव, एकदम हम जनरलाइज नहीं कर सकते गाँव से, बट हाँ जनरली गांव में ज़्यादा अभी भी ये है कि भाई नहीं, लड़की हुई तो भाई हमें खाली शादी कर, हमारा काम सिर्फ ये कि शादी कर दी भेज दिया बस, उसके आगे हम माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फिर वो चीज़ बदलने के लिए वक्त चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा मेंटल। अब जिस तरह से मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी के बाद आपको लगता है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन आया है, सोच में कोई परिवर्तन आया है? देखिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब गवर्नमेंट ने स्कूल्स में सब जगह दी जा रही हैं। लड़कियों को ख़ास तौर से अलग से फ्री बुक्स दी जाती हैं, ड्रेस दी जाती है, कई बार आपको सुविधा के लिए बाथरूम्स वगैरह सब बनाए गए हैं। पहले लड़कियों को इसीलिए होता था भी स्कूल नहीं जाएंगे, बाथरूम कहाँ जाएंगे, ये सब। और उसके अलावा कई बहुत सारे स्टेट्स में साइकिल मिलती हैं कि भाई अब जाके स्कूल जाइए वहाँ तक। तो जो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जितनी इम्पोर्टेंस दी है वो मेरे ख्याल से बहुत सारा चेंज करेगी माँ लोगों की उसमें। और जो लड़की पैदा होती है तो वहाँ उसके लिए एक फ़िक्स्ड अमाउंट की राशि दी जाती है, एफडी बनवाया जाता है कि भाई हाँ ये आपका बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तब उसको इतना पैसा मिल जाएगा। तो उसमें भी थोड़े माँ बाप को थोड़ी चिंता कम होती है कि भाई जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो एक इतना फ़िक्स्ड अमाउंट हमारे पास रहेगा बच्चे के लिए। यानी चीज़ें बदल रही हैं? चीज़ें बहुत बदल रही हैं। जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में, वहाँ चीज़ें बदल रही हैं। जहाँ हम शहर में रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बट अब गांव में कितना तो थोड़ा समय लगेगा उसको समझने में, बदलने में। और जब तक जो अपर क्लास है, जो अपर क्लास की लेडीज़ हैं, जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं करेंगी, वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ के कि भाई हम एक लेडी को या दो लेडी को ही हम उनका मेंटल सेटअप चेंज करें, तो तब तक काम नहीं होगा। खाली गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, और इसके लिए हाँ अपनी घर की मेड से ही कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही कि आप अपने घर में जो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी फैमिली के बारे में, उनको थोड़ा सा एजुकेट करें। उनके अगर पैसे नहीं हैं तो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि भाई हम चलो स्कूल के बैग के लिए, कि यूनिफॉर्म के लिए, कि थोड़ा सा इनिशिएटिव कि बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है उसको आपने दिया, तो खुश हो जाते हैं। वो भी समझते हैं कि ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप कहाँ कहाँ विदेश में घूमी हैं, कितनी कंट्रीज़ घूमी हैं आप? कंट्रीज़ तो मैंने काफ़ी कुछ घूम लिया। यूरोप मेरा पूरा हो गया, यूएसए घूम लिया, ईस्ट में भी इधर मलेशिया, सिंगापुर, इधर सब चीज़ें, तो काफ़ी कुछ घूमा हुआ है। कुछ बच्चों के बारे में बताइए, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा है डेंटिस्ट है और लंदन में सेटल्ड है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है। यूके में सेटल्ड है बर्मिंघम में, उसकी अपनी प्रैक्टिस है। उसकी वाइफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है मेरी। और बेटी है, उसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पहले ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स यूएसए से किया। फिर उसके बाद पहले उसने वर्ल्ड बैंक में जॉब किया, उसके बाद फिर इंडिया के मोदी जी से थोड़ा प्रभावित होके, काफ़ी प्रभावित होके उन्होंने अपना जॉब छोड़ के और जो टॉयलेट्स का उसने एक एनजीओ बनाया जो कि आंध्रा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफ़ी इन गाँवों में जाके वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाते थे गवर्नमेंट की सहायता से। वहाँ पे एजुकेट करते थे, टॉयलेट ट्रेनिंग उसके लिए कि ज़रूरी है, स्कूल में भी यहाँ पे भी। फिर अब वो दूसरा इसी में एजुकेशनल हेल्थ एजुकेशन में ही जॉब कर रही है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्रकाश डाला। ये हैं डॉक्टर आशीष सहाय। इनके विचार तो आपने सुने ही। इनके स्वर्गीय पति डॉक्टर दिनेश सहाय जी के बारे में मुझे अभी बात करते करते ही एक सीन याद आया कि मैं एक बार गई और मैंने देखा कि कम से कम उन्होंने 25 मिनट 20-25 मिनट एक बच्चे को चेक करने में लगाए, 20-25 मिनट। और जब वो पूरे सेटिस्फाइड हो गए तब वो उससे बच्चे को हटाया और तब वो बैठे। इतना ख्याल रखने वाले थे इनके स्वर्गीय पति डॉक्टर दिनेश सहाय। और शादी इन्होंने बताया कैसे हुई, दोनों ने एक दूसरे को लाइक किया। वो जो इनका रिश्ता था वो अभी तक अनवरत
एक सफलता का वो भी एक बड़ा पैमाना था, क्योंकि ससुराल वालों ने योग बहू को बेटी के रूप में देखा कि मेरे घर में एक योग बेटी आई है, बहू नहीं। तो परिवार का सहयोग रहा। फिर आपने सुना कि दुनिया भर की यात्राएं इन्होंने की, देश विदेश जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो सब जगह घुमाई हैं। तो इनका जो चिंतन है वो बहुत ब्रॉड है। ये केवल एक स्मॉल औरतों की डॉक्टर नहीं है, इनका बहुत बड़ा कैनवास है। इनकी बुआ डॉक्टर थी, इनके भाई डॉक्टर हैं, इनकी बेटा डॉक्टर है, इनके पति डॉक्टर थे, ये खुद डॉक्टर। एक डॉक्टर्स का परिवार है, एक सेवा का परिवार है। और इनको यहाँ तक लाने में इनके पिताश्री की भूमिका बहुत ही प्रशंसनीय है, हर फादर को सीखने जैसी है, जो लड़का और लड़की में भेद करते हैं। और बाकी सब चर्चा आपने सुनी, क्योंकि ये अपग्रेडेड है, लेटेस्ट जानकारी इनके पास है, तो इन्होंने अपने सब विचार खुले मन से रखे। ये विचार मेडिकल की दुनिया के लोगों के लिए भी विचारणीय है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, माधुरी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।